2014 तक कांग्रेस और यूपीए की शासनकाल में जितना गरीबों के लिए घर का निर्माण, उनका छत होना चाहिए ना, उतना केवल 2 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। दो वर्षों में 2 दशक में तो इतना हुआ कि उनसे 20 गुना ज्यादा हुआ, आज ही आया। देश का आम बजट पेश हो गया है। आपको बताएं कि निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद अब संसद के अंदर लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जो बजट आया है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। सिर्फ कुछ राज्यों को खुश करने के लिए, सरकार अपनी बचाने के लिए ही बजट को पेश किया गया है, लेकिन इसमें बाकी राज्यों का ध्यान नहीं दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार विपक्ष जो है वो इतना ज़्यादा बजट को बेकार या ये क्यों कह रहा है कि इसमें सौतेला व्यवहार किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद कालीचरण सिंह जी हैं, जो कि झारखंड के छतरा से सांसद हैं। सर, जिस तरीके से बजट आया है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से ये बजट कैसा है और आपको इसमें क्या सबसे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा बजट है। देश की उन्नति इसमें बहुत दिखता है, बहुत अग्रसर होगा। सबसे बड़ी बात है कि देश के संदर्भ में 2-3 तथ्यों पर विचार करना पड़ता है। देश की आबादी में किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, बेरोजगारों, 4 स्तंभ हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाए, जैसे आप मान लीजिए कि छात्रों का ले लें, एक साधारण सा बात है, तो आप ज़रा गौर करिए, कभी पिछले 10 साल पहले जब भारत में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या क्या होता था, आप स्वयं अंदाज करिए, आज से 3 गुना बढ़ गया। वो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र ही शिक्षा के लिए है ना। दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने की स्थिति में नहीं होते, उन्नत छात्र होते हुए, अच्छे मेधावी होते हुए नहीं पढ़ पाते, उनकी बैंक की सुविधा बहुत कम हुआ करता था। आज वो 10 लाख रुपये तक उनको बैंक किसी भी क्षण देने को तैयार है, ये उनके लिए है। उसमें से कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो मान लीजिए कि कोई टेक्निकली नहीं है, वो कौशल विकास क्षेत्र से कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कोई प्रशिक्षण लेते हैं। जब वो फील्ड में काम करके प्राइवेट सेक्टर में जब अपने घर लौट करके कोई क्षेत्र में काम करना चाहते हैं अपने स्वयं रोजगार के लिए, तो 7.5 लाख रुपये तक तो एट द टाइम बैंक उनको ऋण देने के लिए बाध्य है। तो ये इन छात्रों के लिए तो ये 2 परिस्थितियाँ हुई। अब आप गरीब गुरबों की बात करते हैं। देश में अब तक जो लोग कह रहे हैं पिछले 10 वर्ष तक, आज मैंने एक मंत्री जी भी बोल रहे थे, अब तक 2014 तक कांग्रेस और यूपीए की शासनकाल में जितना गरीबों के लिए घर का निर्माण, उनका छत होना चाहिए ना, उतना केवल 2 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। 2 वर्षों में 2 दशक में तो इतना हुआ कि उनसे 20 गुना ज़्यादा हुआ, आज ही आया। 3 करोड़ घरों का एक टेन्योर में उपयोग हो रहा है, जबकि कभी भी वो 15 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा कभी एक वर्ष में उन्होंने नहीं किया। 3 करोड़ 30 गुना ज़्यादा है ना। तो उस क्षेत्र में भी मेरे काम हो रहे हैं। मुद्रा लोन की बात करते हैं, जो व्यक्ति बहुत ऐसे होते हैं, छोटे छोटे जो कामगार होते हैं, जो जैसे कोई खोमचा चलाने वाले, कोई रेहड़ी चलाने वाले, कोई सब्जी बेचने वाले, उनको भी उनके पास वो बनियों के चंगुल में फंस जाते थे ब्याज दर करते करते। आज उनको 20 लाख रुपए तक बैंक मुद्रा लोन देने की बात देता है कि 20 लाख तक उनको बिना कोई गारंटी का उनको देगा। तो इन सब जो क्षेत्र हैं, किसानों की बात कर रहे हैं आप, ये 4-3 क्षेत्र हो गए। आप किसान की बात कर रहे हैं, तो किसानों की सुविधाओं के लिए आप सबसे पहले तो उनको जो 1 वर्ष में प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो जाता है तो जाता ही, उसमें भी बढ़ोतरी 20% किया गया है। ये सारे जो 4 सेक्टर्स हैं, जो इस देश की आबादी की बड़ी आबादी है, इनके क्षेत्र के काम कर लिए कि जब इनकी ताकत, इनकी कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी जब बढ़ेगा, स्वाभाविक देश बढ़ेगा। इनकी उन्नति के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनकी तरक्की के लिए बजट का अधिकतम भाग इनके क्षेत्र में है, तब ये तरक्की करेंगे तो देश में उससे स्वाभाविक है कि बहुत ऊंचे स्थान पर जाएगा। इन्हीं कारणों से आप अंदाज करिए, जब देश में मोदी जी का शासन व्यवस्था आया था, हम 11वें नंबर पर थे अर्थव्यवस्था में। अभी हम 5वें पर, हम बस 3-4 पर जाने वाले हैं। 27 तक हम 4 से नीचे 3 पर आ जाएंगे। तो आखिर इन कारणों से ही तो हुआ। तो ये बहुत समावेशी बजट है, देश की उन्नति के लिए, विश्व के आर्थिक स्तर पर जो परिस्थितियाँ, उसमें भारत का एक गणना होने वाला है। बहुत अच्छा बजट है जी।
लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें विपक्ष की, अभी जो चर्चा भी हो रही है संसद के अंदर, लेकिन इन 2 दिनों में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तख्तियां लेकर हाथों में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि ये बजट जो है ये इसमें बहुत व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार हुआ, यानी कि सौतेला व्यवहार किया गया। जो तमाम राज्य हैं इसमें यूपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बाकी राज्यों का जिक्र नहीं है, सिर्फ बिहार और जो आंध्र प्रदेश, 2 राज्यों के लिए जहां अब बैसाखी पे सरकार है और इसलिए सरकार को बचाने के लिए ये बजट लाया गया है, उनको खुश करने के लिए। अच्छा, हमको कोई बताए इस बात को। बिहार के बारे में कितना लोग जानते मुझे नहीं पता। बिहार नदियों के सबसे ज़्यादा बिहार में ही नदियाँ आती हैं और सब हिमालय से आती हैं, नेपाल होकर के। कितना त्रासदी बिहार झेलता है ये कभी ध्यान में नहीं आता है। इनके यहाँ कौन सा त्रासदी है? बंगाल में एक नदी आती है, ब्रह्मपुत्रा मिलती है और ये गंगा जाती, इसमें चिल्लाते हैं। बिहार में 10-10 नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय से निकलती हैं और नेपाल होते हुए आती हैं। उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके जमीन को कटाव के लिए, उनके करने के लिए क्या तो सौतेला व्यवहार क्या हुआ भाई? सबसे ज़्यादा आज बिहार 2 क्षेत्रों में बटा है। एक तो बारिश के अभाव में फंसा हुआ है और एक बारिश के कारण फंसा हुआ है। तो उनकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उसमें सौतेला व्यवहार का क्या प्रश्न उठता है भाई? आप एक अंदाज तो करिए। कभी भी आपके ध्यान में होगा, देश की आज़ादी के बाद अधिकतम रेल मंत्री बंगाल के रहे। आप गौर करिए, मिसेस गांधी के टाइम में, नेहरू के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में, नरसिम्हा राव के टाइम में और इनके टाइम में भी अधिकतम रेल मंत्री वहीं के रहे। शॉर्ट टर्म केवल बिहार के रहे, केवल नीतीश जी और रामविलास जी। सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए उस रेल व्यवस्था में अगर बिहार को और या उड़ीसा को या अन्य राज्यों को मिलता है तो वो चिल्लाते हैं। वो अपने समय में काम कर रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। कोई देश अगर कमज़ोर है, कोई देश को उत्थान की ज़रूरत है, देश अव्यवस्थित हालत में कोई राज्य अगर है, उनको बहुत विपदा है, बहुत आर्थिक परिस्थितियाँ उनको बहुत क्षति कर रहा है, पानी, सुखाड़ और बाढ़, तो अगर सहयोग हो रहा है, उनको बजट मिल रहा है, तो उसमें परेशानी कहाँ है भाई? और बैसाखी की सरकार की क्या बात करते हैं? लगातार एनडीए 95 से नीतीश कुमार जी मेरे साथ हैं। कुछ क्षण के लिए अब वो चले गए थे, फिर चले आए हैं, तो उनको कहाँ परेशानी उनको होती समझ में नहीं आता। तो खुद से झूठे चिल्लाते हैं वो, और वो उनकी आदत है। बहुत अच्छा काम 60 वर्ष में वो कर लिए होते तो हमारा कहाँ हुआ होता भाई? हम तो 2 सीट से चले हैं, हम तो 2 सीट से चले हैं ना। 2 सीट तो अंतिम गणित है ना 543 में। अब वो 100 के नीचे आ गए, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। 4 पीढ़ी तक प्रधानमंत्री रहे, लंबे 60 सालों तक शासन व्यवस्था, उनको कोई ज्ञान ही नहीं आ रहा है, ध्यान ही नहीं जा रहा है कि हमने कुछ किया और हमने कर दिया। बहुत परेशानी हो रही। असल में होता यह है कि जब जमींदारी जा रही होती थी ना, अंग्रेज देश स्वतंत्र के बाद, तो जमींदार बड़ा पीड़ा में थे कि हमारी जमींदारी रसीद कटने की जा रही। वही हालत कांग्रेस की है। अब उनकी तो चल नहीं रही है। गलती से बेचारे कभी चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं। 99 तक अटक गए हैं। वो 100 पार किए होते तो लगता है कि मेरी तरक्की कुछ हो रही है मेरे नेतृत्व में, तो उनके नेतृत्व में 100 तो नहीं पार किया। 10 साल तक तो विपक्ष के नेता के लायक उनकी पार्टी नहीं बन पाई। तो वो श्रृंखलता करते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। और एक जिम्मेवार विपक्ष को अपनी बातों से हमारी कमियों को निकालना चाहिए उनको। वो नहीं करते हैं, वो टेबल पर नाचते हैं, उछलते हैं वो। हम लोग तो ताज्जुब करते हैं। हम लोग नए संसद में चुन करके गए, हम लोग को सीखना था कि ये पुराने हैं, 20 बरस से हैं, 25 बरस से हैं, लेकिन इस तरह करते लगते हैं कि भगवान करे कि इनसे सीखना ही नहीं चाहिए, यही सीख रहे हैं हम लोग से। मुझे तो यही दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने वित्त मंत्री को माता जी शब्द का प्रयोग किया। इस पर भी बाद में फिर कांग्रेस कह रही है कि ये कर्नाटक में तो वहाँ पे जो भी महिला उनको अम्मा शब्द बोला जाता है। लेकिन आपको लगता नहीं ये कटाक्ष की कोशिश की गई, मतलब इस तरह का जो बयान दे रहा है? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी जो विपक्ष लगातार हमलावर रहता है, अभी किरण रिजिजू ने भी आज कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को विपक्ष जो गाली देने का काम करता है और उसके पास कोई काम नहीं बचा है। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, जब आप तो मीडिया से पहली बार जब हम लोग सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहली बार संसद का स्टार्ट हुआ तो आपने राहुल का भाषण सुना था ना, कि हमको राजनाथ जी ने नमस्कार किया, मोदी हमको नहीं नमस्कार किया। और जब विपक्ष का नरेंद्र भाई मोदी उनको नमस्कार की अपेक्षा रखता है, विपक्ष का नेता, तो उसकी बातों को कितना गंभीरता दिया जाएगा आप अंदाज कर लीजिए। तो अम्मा कहे, दीदी कहे, भाभी को तो कुछ कर सकता है। वो प्रधानमंत्री को कह रहा है कि हमको नमस्कार नहीं किया। आप सुने होंगे, देखे होंगे, वो सदन में बोला कि प्रधानमंत्री ने मुझे नमस्कार नहीं किया। पूरा संसद हंसा। तो वो कुछ भी कह सकते हैं। बाल्य हठ जो होता है ना, अब वृद्ध हठ होता है। तो राहुल बालक हैं, वो वृद्ध हैं,
खड़गे, दोनों के बीच में पार्टी झूल रही है। तो उनके बारे में क्या कहना है? वो तो देश ही देख रहा है, उनको 100 नहीं पुराया, तब क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से आपके क्षेत्र के लिए भी इसमें कई ऐसी चीज़ें रही हैं जो जिससे इसका फ़ायदा आपके क्षेत्र की जनता को भी मिलने जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास किस तरीके से और आगे होगा आने वाले 5 सालों में? आप संसद में पहुंच गए हैं, कौन से वो मुद्दे आपको लगता है आवाज़ उठाने वाले? देखिए, स्वाभाविक है, रेल का बजट में इजाफा हुआ है, हमारे यहाँ सर्वे हो रहा है गया से चंदवा का, स्वाभाविक है उसमें हमारा हिस्सेदारी है, हमें हमारे ज़िले को, हमारे राज्य को मिला है उसमें ज़्यादा शेयर, तो हम लाभान्वित होंगे। एक्सप्रेसवे बन रहा है, उससे भी हम लाभान्वित हो रहे हैं, हमारे मजदूर का रोज़गार मिलेगा, जो जिस लेयर के लोग हैं सबको रोज़गार मिलेगा, चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हम जल्दी तरक्की करेंगे, बाज़ार हमको जल्दी मिलेगा। हम चतरा से चल कर के जब हम गया जाते थे तो 4 घंटे लगते थे साधारण बाज़ार करने में, अब हम आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे में पहुंच जाएगा, तो हमारा बाज़ार भी सस्ता हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा, तो हमारा तो उन्नति होगा ही, हम बिल्कुल उन्नति करेंगे। इस बजट से बहुत लाभ है हमारा। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो बजट है ये समावेशी बजट है और निश्चित तौर पर इस बजट से न केवल उनके क्षेत्र का बल्कि पूरे देश का विकास होगा और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं जो अभी 5वें नंबर पर है वो भी 3रे नंबर पर आकर खड़ी हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, Daily 24 भारत, दिल्ली।